हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आईबी का एसीआईओ ग्रेड 2 का 18 फरवरी 2021 का रीजनिंग का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह का लेवल रहा 2021 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लेटर कोडिंग है। और लेटर कोडिंग में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये पहले चेक कर लिया करो कि जैसे वेब का कोड आपको दिया हुआ है YZYV और आपको पूछा गया एसिड का कोड। ठीक है, पहले आप ये देखो कि ये कहीं जंबल्ड कोडिंग तो नहीं है, मतलब लेटर्स को चेंज तो नहीं किया है, ऐसा भी नहीं है। और आप ये देखो कि वेब के जो लेटर्स हैं क्या वो वही लेटर्स एसिड में यूज हुए हैं, नहीं। इसका मतलब वो डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोडिंग उठा देनी हो यहाँ से कॉपी पेस्ट आपको यहाँ कोड कर देना है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लग रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस में हो तो आपको पता चलेगा कि बी और वाई एक दूसरे के ओपोजिट लेटर्स हैं, ए और जेड भी एक दूसरे के ओपोजिट है, बी और वाई भी, मतलब जितना स्टार्टिंग से बी आता है सेकंड नंबर पर उतना ही लास्ट से वाई आता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो ए का ओपोजिट क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट नंबर पर तो लास्ट से जेड आएगा, सी और एक्स एक दूसरे के ओपोजिट हैं, आई और आर इंडियन रेलवे एक दूसरे के ओपोजिट हैं, डी और डब्ल्यू माउंटेन ड्यू। इस तरह से ग्रुप्स हैं। अगर आपको ये सीखना चाहते हो कि कैसे वो ग्रुप्स याद करें हैं या कैसे लेटर्स याद करने हैं, तो आप कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। ठीक है, आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या गिवन है कि 3 फिगर्स या 5 फिगर्स यहाँ पर गिवन है और एक फिगर यहाँ पर मिसिंग है। और अगर इनके बीच में हम रिलेशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेट कर रही हैं, ये दोनों रिलेट कर रही हैं। कैसे? क्योंकि ये जो इमेज है वही यहाँ पर है, बस इसकी मिरर वाटर इमेज यहाँ पर दोबारा से क्रिएट हो गई है, तो ये दो इमेज हमें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर स्टार था, तो यहाँ पर ये दो इमेज बन गई, मतलब आप ये बोल सकते हो वाटर इमेज बन गई है। तो यहाँ पर अगर ये पेंटागन हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो पेंटागन रिवर्स होना चाहिए, बिल्कुल वाटर इमेज में आना चाहिए, आएगा बिल्कुल, सब में ऐसा ही है। और अगर यहाँ पर हम देखें कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें हैं, तो 10 ही नीचे भी होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, अच्छा ये 8 है, ये गलत हो गया। 1 2 3 4, ये 8 है, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी 8 है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ऊपर भी 10 लाइनें हैं और नीचे भी 10 लाइनें। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज का। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, मतलब आप ये देख रहे हो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। ऑप्शंस पर नजर डालते हैं कि क्या करने से हमारा आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो अलग हैं। हाँ, फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है देखो, और सेकंड लेटर दो में सेम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि हम कौन सा लेटर या नंबर उठाएं जिससे कि एक बारी में हमारा आंसर आ जाए। तो हम क्या करें, नंबर उठाते हैं। ठीक है, हम देखेंगे 25 64 121 और 196। देखा जाए तो ये स्क्वायर्स हैं। ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। और यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 ऐड होकर 8 होगा, 8 का स्क्वायर। 8 में फिर 3 प्लस होकर 11, 11 में 3 प्लस होकर 14, 14 में 3 प्लस होंगे तो 17, और 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289। और एक ही आंसर में हमारा 289 है। और इस तरह से आप इसको बोल सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमें अल्फाबेट्स को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स गिवन है, नो आर इज वी, नो एल इज एम। और स्टेटमेंट हम केवल बिना वेन डायग्राम वाले मेथड से करेंगे और देखते हैं कैसे। सम वी आर नॉट एम, वी ये रहा और एम ये रहा, दोनों में कुछ कॉमन है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है आर, सेकंड और थर्ड में कॉमन है एल। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कभी भी आपस में ज्वाइन हो नहीं सकती, मतलब उनके एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक नई स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती। तो अगर मान लेते हैं ये वाली स्टेटमेंट तो ज्वाइन ही नहीं होगी, जब वो ज्वाइन नहीं होगी तो वो तीसरे के साथ कैसे ज्वाइन हो सकती है? तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट ही नहीं क्रिएट होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट की बात करते हैं, नो एम इज एल। एल और एम की स्टेटमेंट एक है यहाँ पर और नेगेटिव स्टेटमेंट है। और जब भी नो वाली स्टेटमेंट होती है, नो वाली, ठीक है,
तो नेगेटिव सारे के सारे कंक्लूजन सही होते हैं, किसके, एल और एम के, यहाँ पर सारे कंक्लूजन ठीक होंगे, इसका मतलब ये नेगेटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाले की बात करते हैं, सम एल आर नॉट आर, सम एल आर नॉट आर। देखा जाए तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख रहे हो नेगेटिव है, ठीक है, एल और आर की स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, वो भी नो वाली। तो जब भी नो वाली स्टेटमेंट होती है तो नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट होती है, और आंसर आपका क्या होगा, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू या फॉलोस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, बिना वेन डायग्राम के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, सीरीज है, यहां पर आप देखो कि ये लगभग इसका बड़े नंबर्स में हमेशा ट्राई करते हैं, तो 2 टाइम्स 320 प्लस 330 प्लस 15 हो रहा है। यहां पर अगर देखें 2 टाइम्स 120 प्लस 130 35 हो रहा है प्लस, लेकिन ये ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और यहाँ पर ये 2 गुना हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंस निकाल लो। 5 में से 5 गए 0, 14, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर 1, यहाँ पर आप करोगे तो 0, 16 में से 6 गए 10, 100, यहाँ पर आप करोगे तो 20। ठीक है, कुछ पैटर्न समझ आ रहा होगा शायद, कि यहाँ पर 80 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 80 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 80 का डिफरेंस होना चाहिए, और जब आप इसमें ऐड करोगे तो 260 आएगा, और जब आप इसमें ये 260 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 605, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं बन रहा है तो फिर कोई बात नहीं, डिफरेंस निकाल लो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कोशिश करके देखो, इस चीज को हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असल में मैथमेटिक्स का क्वांट्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछा गया, कोई बात नहीं। 500 विलेजर्स हैं, 40% जो हैं बिजनेस करते हैं, 80% जॉब करते हैं, और सभी कोई ना कोई एक बिजनेस या जॉब करता ही करता है, हर एक व्यक्ति। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है जी, वेन डायग्राम बनाते हैं कौन, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं वेन डायग्राम ये है, और इसमें ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और सी, इसको मान लेते हैं ये बिजनेस वाले हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं जॉब वाले हैं। तो इसने कहा बिजनेस जो है वो 40 है और जॉब वाले 80 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बिजनेस वाले बोले, इसका मतलब ये ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 40 होनी चाहिए, और इसने कहा कि 80% जॉब कर रहे हैं, तो बी प्लस सी जो है वो 80% है। अभी परसेंटेज में कर लेते हैं, बाद में वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि 500 विलेजेस में से इनका परसेंटेज गिवन है। ठीक है, चलो, इसने कहा सभी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 100% लोग इन्हीं तीनों में पार्ट में आना चाहिए, ए बी सी, ये तीनों मिलाकर 100 होने चाहिए, तो 100 से ये दोनों मिलाकर कितना ज़्यादा आ रहे हैं, 20 ज़्यादा आ रहे हैं, 40 और 80 कितना आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, मतलब 100 से 20 ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो 20 ये रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ए और बी 40 है, ए और बी अगर 40 है तो इसको 20 होना पड़ेगा, ठीक है, अगर बी और सी 80 है तो इन दोनों को, इसको सी को 60 होना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर वैल्यूज इस तरह से सेट होंगी, और ये 100 भी आ गया, ये दोनों मिलाकर 40 भी आ गया, और ये दोनों मिलाकर 80 भी आ गए। इसने कहा क्या क्वेश्चन में पूछा है, हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच मोर देन ओनली बिजनेस। अच्छा, इसने कहा जो ओनली जॉब वाले हैं, ठीक है, वो ओनली बिजनेस वाले से कितना ज्यादा है, तो हमने कहा 40% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, 40%। ठीक है, किसका 40%, 500 का, तो 500 का अगर आप 40% करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, क्वांट्स का क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम का, या आप परसेंटेज को भी बोल सकते हो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटर सीरीज का, लेटर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस पर नजर मारो, क्या फर्स्ट लेटर सब में सेम है, लास्ट लेटर देखते हैं। लास्ट लेटर देखो, इसमें फर्स्ट लेटर 2 में सेम है ना, लेकिन लास्ट लेटर सभी का अलग है, वाई आई एक्स वी, है ना, तो लास्ट लेटर को देखेंगे हम। एफ 6 है, जे 10 है, एम 13 है, क्यू 17 है, टी 20 है, +4 हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर +3 हो रहा है बिल्कुल, यहाँ फिर से +4 हुआ है, फिर +3 हुआ है, तो अब अगला +4 होना चाहिए, और +4 होकर आएगा 24, और 24 होना चाहिए x, क्योंकि x का नंबर 24 होता है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट लेटर को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि
आपका लास्ट लेटर से ही काम हो गया, क्योंकि वही सब में अलग आ रहा था। तो चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर से एक अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर से नजर मारते हैं ऑप्शंस पर। तो फर्स्ट लेटर ZYAX सबका अलग है, इसी से ट्राई कर लेते हैं। सेकंड भी सबका अलग है और लास्ट भी सबका अलग, कोई सा भी ट्राई कर लो। तो A 1 पर आता है, ये 10 पर आता है, R 18 पर आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब सीरीज घटनी चाहिए और यहाँ 7 का डिफरेंस आना चाहिए। 18 में 7 प्लस होंगे तो 25 आएगा, और 25 नंबर होता है किसका, Y का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको कैसे कम टाइम लगाना है, ऑप्शंस को भी देखना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हेल्प कर देते हैं कभी कभी कि टाइम हमारा सेव हो पाए, ठीक है। नहीं तो हम सारे लेटर्स को चेक करेंगे, फिर से YAC आंसर आएगा, तो वो सब करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस से आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस लेटर को फाइंड आउट करने से मेरा सबसे ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन, और सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो ग्रुप आर है, ये जो आर सर्कल आपको गिवन है वो रशिया को डिनोट कर रहा है। ग्रुप सी जो है, मतलब सी सर्कल जो है वो चाइना को, और ग्रुप जी जो है वो जापान को शो कर रहे हैं। इसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ गिवन डायग्राम इज द नंबर ऑफ द पर्सन, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव एट लीस्ट 2 कंट्री, एट लीस्ट 2 कंट्रीज का मतलब है कि कम से कम 2 कंट्रीज, मतलब कम से कम 2 कंट्रीज, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 3, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, और ये इसकी, क्योंकि ये 12, 16 और 24 जो है वो 2 कंट्रीज वाले हैं, और 18 जो है वो 3 कंट्रीज वाले हैं, ठीक है। तो इसने कहा उनमें से 60% फीमेल्स हैं, तो इसने कहा मेल्स कितने होंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर इनमें से 60% फीमेल्स हैं तो 40% मेल होंगे। तो हमने कहा टोटल ऐड कर लेते हैं, 12 और 18 30, 30 और 10 40, 40 और 2 40, 60, 60 और 10 70, तो 70 लोग हैं ये टोटल, ये सारे लोग 70 हैं। 70 का 60% तो मेल है, फीमेल हैं, तो 40% मेल होंगे, तो 40% की वैल्यू निकाल दो बस, ठीक है। तो 28 लोग मेल होंगे, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब वेन डायग्राम को ना अच्छे से समझो कि वो लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 कंट्रीज, कम से कम 2 कंट्रीज का मतलब कि 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 2 तो मिनिमम है ही, तो उसकी वैल्यूज यहां पर गिवन थी, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर से एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन। ऑल लोटस आर रोजेस कंक्लूजन गिवन है, और यहां पर देखते हैं लोटस और रोज कहाँ है। लोटस ये रहा और रोज ये रहा, ठीक है। स्टेटमेंट को ज्वाइन करके देखते हैं कि पिंक और पिंक कॉमन है, लेकिन पिंक जो कॉमन लेटर है या कॉमन एलिमेंट है उसके पास किसी के भी पास ओल या नो में से कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये रोजेज और लोटस ज्वाइन नहीं होंगे, तो ज्वाइन नहीं होंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सम पिंक्स आर सम रोजेस, सम पिंक्स, यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पर हम सम रेज्यूम करते हैं, सम पिंक्स। ऑल को हम सम बोल सकते हैं हमेशा स्टेटमेंट में, तो सम पिंक्स आर सम रोजेस, और ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए हो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड, और जो एनालॉजी के क्वेश्चन है यहां पर अगर हम देखें तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 का क्यूब के आसपास है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, और 343 से ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी ऐड 9 का क्यूब कर लेते हैं 729, और इसमें 50 जोड़ देते हैं तो 9 7 7 779 आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ओके। और कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो 50 आया है ये 49, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब हम ये कह सकते हैं 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और 1 ऐड हुआ है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये ऐड होकर 393 आएगा, तो 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81, और 1 ऐड करने पर 9 और 10 11, 8 और 2 10 और 11, और यहाँ पर आ जाएगा 811, और ये ऑप्शन में भी मैच हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये डाउट नहीं है किसी भी तरह का, बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ आई है आपको। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें एक मिसिंग नंबर है। अब आप देख रहे हो कि जब एक मैट्रिक्स गिवन है तो राइट हैंड साइड में सबसे बड़े नंबर गिवन है, तो इसका मतलब इन दोनों के साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और ये आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है 13 का और ये भी 15 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये तो स्क्वायर है, ये तो हमें समझ आई है कहानी कुछ। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनके साथ देखते हैं कुछ ऐसा हो जाए। 27 और 12 का डिफरेंस है 15, 15 का ही तो स्क्वायर है, ये बिल्कुल सही है। 26 और 13 का डिफरेंस आया 13, 13 का ही तो स्क्वायर है ये बिल्कुल। 26 और 12 का डिफरेंस है 14, 14 का ही तो स्क्वायर है ये। तो 30 और 21 का स्क्वायर डिफरेंस कितना आएगा, 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा, सिंपल सी मैट्रिक्स थी। कभी कभी ये मैट्रिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है और उस टाइम प्रेशर में सॉल्व करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मैट्रिक्स अगर आपको लगे कि एक बार में सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उसको उसी टाइम पर छोड़ दें। ऐसा ना हो कि वो मैट्रिक्स आपका इतना टाइम वेस्ट कर दे कि बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम ना रहे। ठीक है, हमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं कि ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी नहीं तो ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सॉल्व हो रही तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। टाइम बचेगा तो देख लेंगे इसको, और नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम यूज हो जाना चाहिए सारा। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपके आईबी में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑल डेस्कटॉप बिंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले डेस्कटॉप और मोबाइल को देखते हैं, कहां पर है डेस्कटॉप और मोबाइल। ये रहा डेस्कटॉप और ये मोबाइल, तो यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो लैपटॉप लैपटॉप कॉमन है, लैपटॉप के पास ऑल भी है, तो स्टेटमेंट बनेगी सम मोबाइल्स आर सम कैमरास। सम मोबाइल आर कैमरास, सम मोबाइल्स आर कैमरास। लैपटॉप लैपटॉप कॉमन, ठीक है। अब इसके साथ थर्ड को ज्वाइन करते हैं, कैमरा और कैमरा कॉमन है, नो भी है। मैंने कहा था कॉमन एलिमेंट के पास या तो ऑल हो तो या नो हो, जॉइन हो जाएगा। तो नो है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट बनेगी सम मोबाइल्स आर नॉट डेस्कटॉप, नेगेटिव के साथ बनी है ना, तो स्टेटमेंट बनेगी सम मोबाइल्स आर नॉट डेस्कटॉप। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑल डेस्कटॉप बी मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या डेस्कटॉप और मोबाइल के बारे में जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ऑल डेस्कटॉप बीइंग मोबाइल जो है वो गलत है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो इस स्टेटमेंट का ना डायग्राम बनाना पड़ेगा। सम मोबाइल्स आर नॉट डेस्कटॉप, सम मोबाइल आर नॉट डेस्कटॉप और सम मोबाइल आर नॉट डेस्कटॉप, ये 3 डायग्राम बनेंगे। अब देखो, कोई भी कंक्लूजन कब गलत होता है, जब वो किसी एक में गलत हो जाए या सब में गलत हो जाए। ठीक है, सभी में अगर ठीक होता तो वो करेक्ट ही होता, लेकिन अगर एक में भी अगर सही हो रहा है, कुछ में गलत हो रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी उस केस में ठीक हो जाए। सारे डेस्कटॉप मोबाइल हैं, सारे डेस्कटॉप मोबाइल हैं, नहीं सारे डेस्कटॉप मोबाइल नहीं, इसमें सारे डेस्कटॉप मोबाइल है, मतलब कहीं ना कहीं तीनों डायग्राम में एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी जहां पर ये कंक्लूजन करेक्ट हो रहा था। इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी का केस जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझना इस चीज को। ऑल मोबाइल्स बीन कैमरा, मोबाइल और कैमरा, ये रीस्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखते हुए ये गलत हो रहा है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो सम मोबाइल्स आर कैमरा, सम मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर कैमरा। ठीक है, और अगर देखें सम मोबाइल्स आर कैमरा, सारे मोबाइल भी अगर कैमरा होते तब भी है, तो सारे मोबाइल बीइंग कैमरा, सारे मोबाइल कैमरा हो सकते हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको समझ आई है। पॉसिबिलिटीज़ की एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसमें वीडियोस को देख सकते हो, पॉसिबिलिटी का केस समझ सकते हो, क्या होता है पॉसिबिलिटी, अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, और इसने कहा कि 6 बॉयज़ हैं जो 6 अलग अलग डिफरेंट नंबर चेयर पर बैठे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 चेयर हमने वहाँ पर बना ली और 6 लोग हैं। अब ए बी सी डी यहाँ पर नाम गिवन है कि ए इज नीदर नो ऑन चेयर 2 और 5, मतलब ए जो है ना तो 2 नंबर पर बैठेगा है ना ही 5 नंबर पर बैठेगा। ठीक है, एफ जो है या तो चेयर 4 पर है, एफ जो है चेयर 4 पर है,
या चेयर 6 पर है, ठीक है। ई सिटिंग ऑन चेयर 1, ई जो है कंफर्म है, 1 पर बैठा, मैंने सर्कल लगा दिया है। डी इज सिटिंग ऑन चेयर 3, डी इज सिटिंग ऑन चेयर 3, ये भी कंफर्म है। बी इज सिटिंग इधर ऑन 2 और 4, बी जो है या तो यहां पर बैठा है या यहां पर बैठा है, ठीक है। और उसने पूछा है कि भाई सी कहां पर बैठेगा, तो ठीक है, ए की पहले बात करते हैं। ए की जगह देखो 3 जगह खाली है, 2, 4 और 5 और 6, ठीक है, 4 जगह खाली है, 1, 2, 3, 4। तो इसने कहा कि ए जो है इस जगह पर नहीं आ सकता, इस जगह पर नहीं आ सकता, और यहां पर एफ या बी में से कोई ना कोई तो बैठेगा, ठीक है। हो सकता है कि बी यहां पर बैठे, हो सकता है बिल्कुल, और एफ यहां पर बैठ जाए तो एफ की जगह वो खाली हो जाएगी, ठीक है। यहां तक हमें समझ आ रहा है। ई सिटिंग ऑन चेयर 1, ठीक है, डी सिटिंग ऑन चेयर 3, बी सिटिंग इधर ऑन द चेयर 2 और 4, ठीक है। अब इसने कहा कि सी किस चेयर पर बैठेगा, हमने कहा ठीक है, अगर ए यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ नहीं बैठा है, तो हो सकता है कि ए या तो यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई एक पर्सन बैठेगा, तो ठीक है, ए को यहीं बिठा लेते हैं, ठीक है। बी और एफ में से कोई एक यहाँ पर बैठा लेते हैं, यहाँ पर तो अब ए नहीं बैठेगा, वो एफ नहीं बैठ सकता, तो एफ को यहीं बैठना पड़ेगा, और अगर एफ यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठ गया, तो बी यहाँ बैठेगा, तो कंफर्म हो गया यहाँ पर प्लेसेस। तो सी कौन से नंबर पर बैठेगी, 5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज थे इसमें कि कौन कौन कहाँ पर बैठ सकता है, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीज़ का, मिरर इमेज का। मिरर इमेज में क्या होता है कि मिरर इमेज में जो भी इमेज गिवन होती है उसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं। तो हमें वही चीज़ यहाँ पर देखनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये वाली फिगर, तो इसका लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं ऑप्शंस में, ये वाली फिगर देखते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये भी चेंज होने चाहिए थे, लेकिन ये एज इट इज रहा, ये गलत हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर, अब 2 ऑप्शंस बचे हैं, 2 ऑप्शंस में कुछ सेम सेम है, हाँ, सर्कल्स के बारे में, सर्कल अलग है, सर्कल, ये जो सर्कल है इसमें जो डिज़ाइन है वो भी चेंज होना चाहिए था, और इसमें फिर से सेम आ गया, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो बचता है वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं होते, एक एक ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। एक्स जो है डॉटर है एफ की, एक्स डॉटर है, फीमेल है, एफ की डॉटर है, एफ का जेंडर अभी स्पेसिफाई नहीं है, और एफ जिसके 2 बच्चे हैं, एफ जिसके 2 बच्चे हैं, इसका एक बच्चा और है कोई। एफ मदर है वाई की, एफ जो है मदर है वाई की, ठीक है, वाई की मदर है, इसका मतलब एक बच्चा एक और आ गया यहाँ पर वाई, और वाई हस्बैंड है ए का, वाई हस्बैंड है तो मेल है, किसका हस्बैंड है, ए का, तो ए क्या हो गई, फीमेल। जेड नेफ्यू है एक्स का, एक्स का नेफ्यू है, एक्स का कोई भाई होगा, उसका बच्चा है कौन, जेड, नेफ्यू है इसलिए मेल हो गया। बी इज हस्बैंड ऑफ एक्स, बी जो है वो हस्बैंड है किसका, एक्स का, तो 2 मैरिड कपल तो आ गए फैमिली में, और बी के कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, बी का कोई और भाई नहीं है, ठीक है। तो बी क्या लगा एफ का, तो ये जो बी है वो एफ का क्या लगा, तो हमने कहा एफ की कोई डॉटर है, डॉटर का हस्बैंड कौन होता है, सन इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। अगर आपको कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, वॉरियर इज टू स्वॉर्ड, वॉरियर का जो टूल है वो स्वॉर्ड है, ठीक है। तो ऑथर का टूल क्या होता है, कहीं ना कहीं पेन होता है, तो पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, वो भी पॉइंटिंग फॉर्म। और पॉइंटिंग फॉर्म में जब भी सेंटेंस हिज या हर से या नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस से शुरू होता है, तो सेंटेंस को इज पर ब्रेक कर दिया करो कि हिज फादर्स फादर, हिज कौन है, चाइल्ड, तो चाइल्ड हिज है, इसका मतलब वो मेल है, हिज फादर्स फादर, हिज फादर्स फादर, ठीक है। इसके फादर के जो फादर थे वो उस जेंटलमैन का ब्रदर था, तो जेंटलमैन यहां आ जाएगा, जेंटलमैन का ब्रदर था, उस चाइल्ड के फादर जेंटलमैन का ब्रदर था, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा।
तो आप यहाँ से बोल सकते हो, उसने कहा जेंटलमैन क्या लगेगा चाइल्ड का, तो हमने कहा चाइल्ड, चाइल्ड के फादर, फादर का फादर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का भाई है, तो कह सकते हैं ग्रैंड अंकल, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ग्रैंड अंकल मतलब ग्रैंडफादर का ब्रदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का ही फिर से। देखो ब्लड रिलेशन के सारे टाइप पूछ लिए, पजल वाला भी पूछ लिया, पॉइंटिंग फॉर्म भी पूछ लिया और कोडेड इक्वेशन भी पूछ ली। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप भी पूछ लिया आपसे। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसमें सिंबल्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन में आपको बताना है जी क्या है, सन है डी का। तो पहले देख लेते हैं, प्लस का मतलब क्या है, सन है। ठीक है, माइनस का मतलब है डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, और डिवाइड का मतलब है ब्रदर। डिवाइड का मतलब क्या है, ब्रदर है। तो इसने का कौन सा इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ये शो करती है कि जी जो है वो सन है किसका, डी का। जी जो है सन है डी का। चलो देखते हैं जी के बारे में। जी कहाँ पर है, जी के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का साइन शो करता है मदर को, मतलब जी मदर है। मदर है तो वो सन नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। जी यहाँ पर है, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर है तो वो सन हो सकता है क्योंकि मेल हो गया। यहाँ पर अगर देखें एफ प्लस है, प्लस का मतलब सन, जो जी सन है तो कहीं ना कहीं वो आपका मेल भी हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई मदर मतलब यहाँ पर जी फीमेल है। तो दो ऑप्शन बचे, कोई भी एक ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, और जो अगर वो सही हुआ तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं कि एफ प्लस मतलब सन। ठीक है, एफ जो है वो सन है किसका, जी का। तो जी डिवाइड करेंगे तो जी डिवाइड मतलब ब्रदर, जी जो है वो ब्रदर है किसका, ई का। ई मल्टीप्लाई ई जो है वो मदर है किसकी, डी की, तो ये फैमिली अलग हो गई। डी माइनस मतलब डॉटर, डी डॉटर है किसकी, सी की, तो सी जो है हस्बैंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि क्या जी डी का सन है, क्या जी जो है वो डी का सन है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब जो हमारा रिमेनिंग ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और बचे हुए ऑप्शन में हमें कैसे ट्रिक लगानी है। तो देखो देखा जाए तो हमने इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसी ने हमें आंसर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। और आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कस्टमर हैं जो एक रो में खड़े हैं सुपर मार्केट के बाहर। राहुल जो है कस्टमर है जो एक रो में खड़ा है। जब वो 5 प्लेसेस शिफ्ट होता है अपने लेफ्ट में, ठीक है, मान लेते हैं राहुल यहाँ पर खड़ा है ओरिजिनली, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन मान लेते हैं, और वो अपने 5 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये राहुल है। और 6 नए कस्टमर और आ जाते हैं एंड में, ठीक है, इधर 6 और आ जाते हैं एंड लेफ्ट में, तो वो जो है 11th हो जाता है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब ये देखो हमें बताना है कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ राइट और अर्लियर पोजीशन। तो राहुल की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो राइट से कितने नंबर पर थी। सबसे पहले तो देखेंगे ये अगर लेफ्ट से यहाँ पर ये 11 था तो ये 12 13 14 15 ये 16 हो गया लेफ्ट से। लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 16। और अब ये लोग कितने हो गए, जब 6 नए लोग आ गए, 25 पहले थे, 6 और आ गए, तो टोटल 31 लोग हैं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि राइट से पोजीशन फाइंड आउट करने का, कि टोटल में से आपको लेफ्ट की पोजीशन माइनस करनी है +1। टोटल अब हमारे पास है कितने, 31 लोग, माइनस करो 16 +1 कर दो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 16 नंबर आ जाएगा और आंसर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है ये कंटेंट आपके यूज़फुल है, तो कहीं ना कहीं आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लोगों को जो भी आईबी की तैयारी आपके साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक आईबी के न्यू क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।